आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने। ताकत वो शय है जिसे पाकर बड़े से बड़ा होशमंद, बड़े से बड़ा खिरदमंद भी कुछ देर के लिए ही सही मगर होश खो बैठता है। शायद यही वजह है कि दामाद रसूल और खलीफा चाहरुम हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने इरशाद फरमाया, दौलत, ताकत, इख्तियार और इक़्तिदार मिलने के बाद इंसान बदलता नहीं बल्कि बेनकाब हो जाता है। तो फिर क्या वजह है कि हमारा हुक्मरान तबका बात करने से पहले सोचने का रवादार नहीं? क्या वजह है कि आए दिन एक के बाद एक कंट्रोवर्सी हुक्मरान तबके को घेरे हुए है? क्या वजह है कि हुक्मरान जमात के कायदीन को एक के बाद एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ा है? इसी तरह के दीगर अहम तरीन मौज़ूआत का अहाता करेंगे आज के प्रोग्राम में। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बड़े खुसूसी मेहमान। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब की, जो वज़ीर आज़म के मुशीर हैं बराए सियासी उमूर। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट फॉर योर प्रेशियस टाइम। डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए पहला सवाल थ्रो करने की इजाज़त चाहूँगा। सर, जमहूरियत खेलते हुए निहाल हाशमी साहब भी हिट विकेट हो गए। मुशाहिदुल्लाह खान, परवेज़ रशीद, तारिक फ़ातमी के बाद उनका नाम भी सियासी शोहदा की उन लिस्ट में आ गया है कि जो वफादारी दिखाने के चक्कर में वो पवेलियन से दार गए। आपके ख्याल में इस खेल में अभी और कितनी विकटें गिरना बाकी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर साहब, गुजारिश ये है कि ग़ालिबन ये बड़ा एक मशहूर कॉल है कि पहले तोलो फिर बोलो, और इस पे मैं आपको हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का भी एक फ़रमान है वो सुनाना चाहता हूँ कि कायद आज़म रहमतुल्लाह ने एक दफ़ा फ़रमाया था कि मैं बात करने से पहले 100 मरतबा सोचता हूँ। तो हमें भी इन असूलों को अपने ऊपर लागू करना चाहिए कि कोई भी बात करने से पहले हमें उसको सोचना चाहिए कि कोई ऐसी बात ना कही जाए जिससे कि किसी की दिल आज़ारी हो, और अगर हम जैसे वर्कर हैं किसी जमात के तो हमें अपने पार्टी की डिसिप्लिन, पार्टी पॉलिसी और उसकी पोजीशन को मद्देनज़र रख कर बात करनी चाहिए। और अगर ऐसा हम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला फिर ये जो आपने मुझे मिसालें दी हैं और रिसेंटली जो आपने निहाल हाशमी साहब की मिसाल दी है, ये वाक़या ना होता अगर हम बात को तोल कर, सोच समझ कर और जज्बात को काबू में रख कर पार्टी डिसिप्लिन में रहते हुए बात करें। तो डॉक्टर साहब, निहाल हाशमी साहब की उस मावराए अक्ल तकरीर की सूरत में जो पूरी कौम ने टीवी पर देखी, आपके ख्याल में मौला जट का जो सीक्वल 2 2017 में सामने आया, इस फिल्म का डायरेक्टर कौन था? क्योंकि कोई भी फिल्म बगैर डायरेक्टर के तो बन नहीं सकती। कोई ना कोई डायरेक्टर, कोई ना कोई स्क्रिप्ट राइटर तो चाहिए होता है किसी फिल्म के लिए। गुजारिश ये है कि ये ना तो कोई फिल्म है ना कोई, आप इसको अगर इस अंदाज में देना चाह रहे हैं तो मेरा ख्याल है इसके डायरेक्टर भी, राइटर भी, स्क्रिप्ट राइटर भी, प्रोड्यूसर भी वो निहाल हाशमी साहब खुद ही थे। क्या हासिल करना चाह रहे होंगे सर? मतलब आप तो एक माशाल्लाह वज़ीर आज़म के सियासी उमूर के मुशीर हैं, आपके पास जो बसारत है, जो बसीरत है, निहाल हाशमी साहब के पास यकीनन नहीं रही होगी जब ही वो इस उफ्ताद का सामना कर रहे हैं। आज गुमान कर सकते हैं कि क्या हासिल करना चाह रहे होंगे निहाल हाशमी साहब उस तकरीर से? ये हमें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। बसीरत तो अल्लाह ताला ने सबको अता की होती है। सिर्फ़ ये है कि न जाने वो क्या उनके ज़हन में था, क्या उस वक़्त हालात थे कि वो इंतहाई गैर मुनासिब और इंतहाई उन्होंने गलत बातें की जो कि उनको नहीं करनी चाहिए थी कतन, और फिर उन्होंने उसका सज़ा भी भुगत ली। फ़ौरी तौर पर पार्टी की क़यादत ने उसका नोटिस लिया और उनको शो कॉज भी जारी किया गया। फ़ौरन उनकी पार्टी की रुकनीत मुअत्तल की गई और उनको एक्सप्लेनेशन सीख की गई, उनको ओहदे से हटाया गया और सेनेट से भी उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। सर, इतने सारे काम हो गए लेकिन पता नहीं क्यों अपोजिशन को ये सारे काम हज़म नहीं हो रहा। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब फरमाते हैं कि ये निहाल हाशमी की ज़ुबान में दरअसल नवाज़ शरीफ साहब थे जो बोल रहे थे। आपके ख्याल में इस बदगुमानी की वजह क्या है? देखिए जी, गुजारिश ये है कि अपोजिशन का वजूद पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपोजिशन बराए अपोजिशन या तनकीद बराए तनकीद करना, मैं इस पर क्या कह सकता हूँ। शाह साहब एक सीनियर पॉलिटिशियन हैं
और उन्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मैं यही कह सकता हूँ कि जो ये वो बात कर रहे हैं कोई उसमें कोई वज़न नहीं है, उसमें कोई उनके पास कोई इसमें कतन भी कोई ऐसी बात नहीं है। और ये 100% हाशमी साहब का, निहाल साहब का अपनी ये उनकी ज़हनी इख्तरा थी, उनका अपना एक ये था। और इसमें अपोजिशन का काम है तनकीद करना। अपोजिशन वैसे भी उनको अच्छे कामों की तो उन्होंने कभी तारीफ़ करनी नहीं, हमने तो गुज़श्ता यही 4 सालों में देखा है। और उन्होंने तनकीद बराए तनकीद करनी है और वो करते रहें, वो उनका काम है, वो करते रहें। लेकिन जो हक़ाइक़ हैं वो और हैं और वो इंशाअल्लाह ताला कौम के सामने आएँ और मज़ीद भी आ जाएंगे। सर, तनकीद निगारों का कहना है, उनकी राय है कि नलकों में पानी है न घरों में बिजली, जमहूर सर पकड़े रो रही है बेचारी, मगर जमहूरियत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह नज़र बस से बचाए फल फूल रही है। सर, ये बताएंगे कि इस एक तज़ाद बयानी की वजह क्या है? जमहूरियत जो कि जमहूर के दम से है, जमहूर का ख्याल उसको क्यों नहीं आता, और क्या वजह है कि मरे पे 100 दुर्रे मारते हुए वज़ीर लोड शेडिंग ख्वाजा आसिफ साहब ने कौम को कल ही 18,671 मेगावाट बिजली की रिकॉर्ड प्रोडक्शन पे मुबारकबाद भी दे डाली। पूरा मुल्क अंधेरे में डूबा हुआ है, उस पर ये मुबारकबाद। एक तो मैं आपकी बात से इत्तफाक नहीं करता कि पूरा मुल्क अंधेरे में डूबा हुआ है। और गुज़श्ता 4 साल से जब से नवाज़ शरीफ साहब को पाकिस्तान के अवाम ने इस मुल्क का तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म मुंतखब किया, आपके सामने सूरत हालात थी। और जिस तरह यहाँ लोगों ने हमें काम नहीं करने दिया गया और रास्ते में हमारे बार बार रुकावटें खड़ी की, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह आज ये नवाज़ शरीफ की ही हुकूमत है जो आप खुद मान रहे हैं कि 18,000 से ज़ायद मेगावाट बिजली पैदा कर रही है। लेकिन सर, वो पैदाइश के बाद बिजली चली कहाँ जाती है? मेरे घर में तो नहीं आ रही। मेरी बात, अब मुझे नहीं, इस तरह नहीं, आप मुझे बात पूरी करने देंगे। आप सवाल करेंगे, मेरा पूरा जवाब लेंगे, फिर मैं आपका सवाल लूँगा, वरना मैं नहीं सवाल लूँगा। जी सर, लेट मी फिनिश प्लीज़। और ये 4 केस को कहते हैं सालों में ये तमाम कौम देख रही थी कि नवाज़ शरीफ जिस तरह पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में मसरूफ़ है, जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब ने कारखाने लगाए, बिजली के लग रहे हैं, उनमें से कई चल रहे हैं, जिस तरह दहशत गर्दी का ख़ात्मा किया जा रहा है, ये सब चीज़ें। क्या आपने मुझसे ये जो सवाल कर रहे हैं, हम तो कुछ कर रहे हैं भाई, हमने तो कुछ करके दिखाया है, अवाम देख रहे हैं। कभी उन लोगों में से तो कोई सवाल करे मेरे भाई जिन्होंने पिछले 5 साल हमारे आने से पहले यहाँ गुजारे। उससे पहले मुशर्रफ साहब के आप 9-10 साल लगा लें, एक 60 वाट बल्ब बिजली के बराबर भी उन्होंने बिजली पैदा की है। तनकीद करना भाई बड़ा आसान है। जब आप दरिया में उतरते हैं ना, समुंदर में उतरते हैं, तो गहराई का अंदाज़ा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम दिन रात नवाज़ शरीफ साहब और उनकी टीम लोड शेडिंग के ख़ात्मे के लिए सरगर्म अमल है। हाँ, पीछे बारिशों की वजह से कुछ थोड़ा हाइडल का मसला आया था, इंशाअल्लाह ताला वो भी बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और मैं आपके इस फोरम से यकीन दिलाता हूँ कौम को कि नवाज़ शरीफ साहब इंशाअल्लाह ताला अपने वादे के मुताबिक 2018 में इस मुल्क से लोड शेडिंग के अंधेरे को ख़त्म कर देंगे। डॉक्टर साहब, आपकी इस यकीन दहानी के साथ प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करूंगा। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, मुल्क के एक मशहूर अखबार नवीस जो ख़ुद भी एक इत्तेफाक से एक बड़े रोज़नामे के चीफ़ एडिटर हैं, कराची और मुल्क के सेकंड लार्जेस्ट उर्दू रोज़नामे में अपने एक कॉलम में लिखते हैं, इत्तलात हैं कि चीन से आने वाले 2 जहाज़ बिन कासिम पोर्ट पर जनरेटर से लदे तैयार खड़े हैं। अब ये जनरेटर्स किसके हैं और कहाँ फ़रोख्त होंगे, इस बारे में बहुत कुछ वक्त आने पर मालूम हो जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि कराची में बिजली का बहरान वफाकी हुकूमत का पैदा करदा है और उसके लिए माह रमज़ानुल मुबारक का खुसूसी तौर पर इंतखाब किया गया ताकि अवाम में इश्तियाल पैदा किया जा सके और अबराज ग्रुप को मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित करके कराची की बिजली कंपनी शंघाई पावर के हवाले की जा सके। बाज़ माशी तज्ज़ियाकार इसे 2 हाथियों की लड़ाई भी करार दे रहे हैं, जिसमें पिसने वाले बदकिस्मती से कराची के अवाम हैं। एडिटोरियल का नाम रखा है अंधेरों का शहर, जैसे कभी किसी दौर में शहर उरूसुल बिलाद कराची कहा जाता था।
आप तफसील से इन बातों की तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं। मेरी इसमें ये गुजारिश है कि ये जो साहब जो भी हैं, मैं इनके लिए सिर्फ़ यही दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और सच बोलने की, सच बताने की तौफीक दे। मेरा ये सवाल है, जो लोग आज हम पर तनकीद कर रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या कभी उन्होंने उन लोगों से कभी सवाल किया, उन लोगों से कभी उन्होंने जवाब लिया अपने कालमों के ज़रिए कि उन्होंने पिछले 15-16 सालों में पाकिस्तान में बिजली पैदा करने के लिए क्या उन्होंने कोशिशें की? तनकीद करना बहुत आसान है, और ये जो ऐसी चीज़ें फैलाई जा रही हैं, ये ख़ास लॉबी है जो पाकिस्तान को तरक्की करता और खुशहाल नहीं देखना चाहती मेरे भाई। इसलिए या तो आप बताइए ये कौन साहब हैं जिन्होंने लिखा है, ताकि मैं मालूमात करूं। अब आपने भी एक बगैर बेनाम सा ख़त मेरे नाम डाल दिया है सर, तो मैं इसकी कतई तौर पर तरदीद करता हूं। सर, रोजनामा दुनिया में ये एडिटोरियल छपा है, कॉलम का उन्वान है अंधेरों का शहर, लिखने वाले हैं इलियास शाकिर साहब। इससे ज्यादा क्या बताऊं? अच्छा, अब मैं उनके लिए दुआई कर सकता हूं कि अल्लाह ताला उन्हें हकीकत देखने की और समझने की उनको अल्लाह ताला सलाहियत दे, और मैं कतई तौर पर इसकी तरदीद करता हूँ। मुझे ये बताइए कि आगे इलेक्शन ईयर आ रहा है, क्या हम हुकूमत या हम इतने ही बेवकूफ़ हैं या नादान हैं कि हम लोगों को तकलीफ़ देंगे और फिर उनसे वोट भी लेने जाएंगे? ये तो तज़ाद है ना इन बातों में। इसलिए ये सारा एक प्रोपेगेंडा है और एक ख़ास लॉबी है, मैं कहूँगा, जिसमें अनफॉर्चुनेटली इस मकतबा है फ़िक्र के भी दोस्त हमारे शामिल हैं, जो कि नहीं चाह रहे कि पाकिस्तान की रोशनियाँ वापस लौटें, और कराची जो अरूसुल बिलाद कहलाता था, जैसे आपने कहा है, उसकी तो रोशनी हम लौटा रहे हैं। ये वक्ती अगर कोई थोड़ा सा बहरान आ जाता है, कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाते हैं, बहुत ही अदब के साथ, बहुत ही माजरत के साथ आ जाते हैं, कलामी माफ, प्लीज़ पार्डन मी सेइंग दिस, लेकिन सर पता नहीं इक़्तिदार में आने के बाद इक़्तिदार वालों को बहुत ज़्यादा मुश्किल भी, बहुत थोड़ी सी मुश्किल लग रही होती है। आप यकीन शायद करें शायद ना करें, कराची में जितने रोज़ेदारों ने अफ्तार किया है, सहरी की है, 80% लोगों ने अंधेरे में की है। वज़ीर लोड शेडिंग का यह बयान उनके मुंह पे एक तमाचे की तरह लगा है। लोगों के, जिस तरह से आपने कहा ना कि हमें हमारे जज्बात मजरूह हुए और इस तरह की बातें आपने की किसी एक इदारे से मुताल्लिक़, उसी तरह से एक आम आदमी का इस्तेहक़ाक़, उसके जज्बात भी मजरूह होते हैं जब आप लोग बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलात का तस्करा यूँ फरमा देते हैं जैसे वो कोई मुश्किल ही ना हो। मिसाल के तौर पे आपसे ये पूछा जाता है हुक्मरान तबके से कि आपने अपने दौरे हुकूमत में क्या किया, तो बजाय इस सवाल का जवाब देने के ये कहा जाता है कि जनरल मुशर्रफ से आप क्यों नहीं पूछते, फलाने से क्यों नहीं पूछते। सर, मैं इंटरव्यू आपसे कर रहा हूँ, जनरल मुशर्रफ तक जब मुझे जाना नसीब होगा, जब मुझे जाने दिया जाएगा, तो मैं उनसे भी सवाल पूछूंगा। और मेरे ट्रैक रिकॉर्ड को अगर आप देखें तो मैंने सबसे मुख्तलिफ सवालात किए हैं और सबसे जवाबात लिए हैं। आप जवाब देना चाहेंगे इन सब बातों का? मैं आपके हर बात का जवाब दे रहा हूँ। मैंने आपको कहा है कि इस मुल्क में कारखाने भी लग रहे हैं। मैंने इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में बात की कि आप उन लोगों से कम पूछें ना, उन्होंने क्यों नहीं लगाए। हम तो लगा रहे हैं ना कारखाने, और हमारा तो कौम से वादा है कि इंशाल्लाह ताला 2018 में लोड शेडिंग के देरों का खात्मा हो जाएगा। ठीक है, राइट सर। अब हम अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। उनके बारे में बात नहीं कर सकते। हमारे तो पर नहीं जलते, आपके शायद पर जलते होंगे कि आप मुशर्रफ साहब से या दूसरे लोगों से नहीं पूछ सकते। आप तो कम से कम कराची वालों से ये तो पूछे मेरे भाई कि उन्होंने कराची जो एक रसूल बिलाद शहर था जिसकी रोशनियां लौटा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, अमन भी वहां लौट रहा है, उसको तो उन्होंने कचरा सिटी में भी लोगों ने बना दिया। कैसे ना बात की जाए फिर? राइट सर, राइट सर। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं सर। दिन और रात भी एक कंपैरिजन है, अच्छा बुरा साहब, मैं अपने अगले सवाल की जानिब प्रोसीड करना चाहूंगा। मौजूदा विफाकी बजट में ऐवान सदर के लिए 95 करोड़ और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के लिए 91 करोड़ से ज़ायद रकम मख्तस की गई, जिसके साथ ही सदर पाकिस्तान की माहाना तनख्वाह 1,33,000 रुपये और सालाना 16 लाख रुपए हो गई है। ऐवान सदर की गाड़ियों, ड्राइवर्स और मुलाजमीन की तनख्वाहों की मद में 3,97,56,000 रुपये, जबकि ऐवान सदर के गार्डन की देखभाल और मालियों की तनख्वाहों की मद में 4,13,25,000 रुपये मख्तस किए गए हैं। एक ऐसे गरीब मुल्क के सदर को ये अय्याशी, प्लीज़ पार्डन मी सेइंग दिस अगेन, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ इस लफ्ज़ के इस्तेमाल करते हुए, एक गरीब मुल्क के सदर को ये अय्याशी ज़ेब देती है जहाँ पीने का साफ़ पानी,
लोगों को सेहत आमा की बुनियादी सहूलियात ना हो, और तरफा तमाशा ये कि हम एटमी मुल्क हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि मेरा ख्याल है कि आप कुछ चीज़ों को शायद एग्जेजरेट कर रहे हैं, लेकिन मेरी ये आपसे गुजारिश होगी कि नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत को ये एजाज़ जाता है कि हमने जितने भी नॉन डेवलपमेंटल और इस किस्म के अखराजात थे उनमें कमी की। हमने तो स्लैश चीज़ें की हैं। हाँ, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो जाहिर है उसको तो करना पड़ेगा, लेकिन मैं अब आप जो फ़िगर कोट कर रहे हैं, काश आप मुझे पहले बता देते कि इस फिगर पे बात होनी है, तो मैं इन फिगर के हवाले से, चूँकि मेरे से मुतल्लिका नहीं है ये, लेकिन मैं इस पे आपको ये यकीन दिला देता हूँ कि जितनी टाइट फाइनेंशियल बेल्ट नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट ने अपने रखी हुई है, ये आज तक पाकिस्तान की तारीख में इतना किसी ने फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं किया हुआ था। जो अखराजात अगर हो रहे हैं, जो ज़रूरी होंगे वो अखराजात होंगे। राइट सर, हमारे साथ रहिएगा। यहाँ वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करने का। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब से। डॉक्टर साहब, उसी खबर की तरफ मजीद चलते हैं। ये खबर आगे बताती है कि वफाकी बजट में वज़ीर आज़म ऑफिस की गाड़ियों और ड्राइवर्स की तनख्वाहों की मद में 4 करोड़ 11 लाख 3 हज़ार रुपये और वज़ीर आज़म हाउस के लॉन मालियों की तनख्वाहों और दीगर अखराजात की मद में 3 करोड़ 16 लाख 80 हज़ार रुपये मख्तस किए गए। सर, अगर इन पैसों से यतीमों बेवाओं के लिए कोई सर छुपाने की छत मुयस्सर आ जाती, फार फ्लंग एरियाज़ में साफ़ पानी मुहैया कर दिया जाता, सेहत अम्मा की सहूलियात हो जाती, तो अच्छा ना होता? मेरे भाई, मेरी आपसे गुजारिश होगी कि मैं तो फाइनेंसेस का आदमी नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं एडवाइज़र ऑन फाइनेंस नहीं हूँ। ये जो आपके सवालात हैं ना, ये हैं मुतलका बड़ा एक स्पेशलिटी फील्ड से मुतलका हैं। मैं तो पॉलिटिकल मामलात को देखता हूँ, ये जो फाइनेंशियल निटी-ग्रिटीज़ हैं इसमें तो ज़ाहिर है मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है। बेहतर हो कि आप इस बारे में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर या जो फाइनेंस से रिलेटेड लोग हैं उनसे बात करें, तो उसके बारे में आपको अगर आप चाहें तो मैं कर देंगे इंशाल्लाह। आप चाहें तो कोई पॉलिटिकल अगर आप बात करना चाहें मुझसे, अगर कोई आप पॉलिटिकल बात करना चाहें तो मैं हाजिर हूँ, लेकिन अगर आप ये फाइनेंशियल बात करना चाहेंगे जवाब पेश कर सकता हूं। की है सर, अगर आप चाहें तो मैं इसका एक जवाब पेश कर सकता हूं। आप जवाब जो मर्जी पेश करें, लेकिन आप बात कीजिए, लेकिन जो मुझे देखिए ना, मैं उस बात पर कमेंट करूंगा जिस बात की जो मेरे नॉलेज में है। मैं आपकी कही हुई बात से ना इत्तफाक कर सकता हूं, ना मैं उससे नहीं, बिल्कुल आप नहीं कर सकते। मुझे अंदाजा है कि ये रकम जिसका मैं हवाला दे रहा हूं, शायद आपने खबर भी ना देखी हो। जब तक लिसन टू मी, जब तक मुझे सारे ये फैक्ट्स मैंने खुद पढ़े ना हो, और मैं मफरूज़ों पर बात नहीं कर सकता। आप मफरूज़ों पर बात कर रहे हैं, मैं मफरूज़ों पर मेरे भाई बात नहीं कर सकता। बात आपकी दुरुस्त है सर, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था। यू आर मोस्ट वेलकम। मैं सिर्फ मैंने आपको अर्ज कर दिया ना कि मेरा जो शोबा है, मेरे शोबा से मुतल्लिका मुझसे बात करेंगे, आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। लेकिन अगर आप मेरे शोबे से हट के बात करेंगे तो देन आई एम नॉट द राइट पर्सन एंड अप्रोप्रिएट पर्सन टू टॉक। नहीं सर, इस रकम के या इन मंसूबों के कुछ पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस भी तो यकीनन होते हैं। मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि ये बात भी तो बताई जाती है ना। जाहिर है कि आप मुझसे बात करें, आप मुझसे, मैं आपको गाइड करता हूं। अगर आप माइंड ना करें, मैं आपको गाइड करता हूं। आप व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट सी पैक? आप सी पैक की क्यों नहीं बात करते? आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की मेरे साथ क्यों नहीं बात करते? सर, बात ये जो नौजवानों को जो लैपटॉप दिए गए उनकी बात क्यों नहीं करते? जो मेगा प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं जी सर, आप उनकी बात क्यों नहीं करते? मैं सर आप वो बात इस बात का जवाब दे सकता हूं। अगर आप सी पैक का मंसूबा लग रहा है, इस मुल्क में इंशाल्लाह ताला खुशहाली आएगी, लेकिन चूंकि मैंने आपको अर्ज किया ना, आप मुझसे पॉलिटिकल सवाल करें 100 दफा करें, 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन एक लेमैन के तौर पर अगर मुझे गोश गुजार करने फाइनेंशियल चीजें करेंगे तो उसके बारे में जाहिर है इतनी मेरी कोई मालूमात उतनी नहीं होगा, और मैं मफरूज़ों पे क्या बात करूंगा आपसे मेरे भाई। अच्छा, ये मफरूज़ है, चले ठीक है। वैसे आपकी एक बात का जवाब मुझ पर कर्ज था, मैं आपको ये बताता हूँ सर। बहुत सारे मौजूआत हैं जिनका आता है इस एपिसोड में, इंशाल्लाह हमने किया भी और आगे भी करेंगे, लेकिन जहाँ तक रह गया कंटेंट के ऊपर बात करना या कंटेंट शेयर करना, ये बदकिस्मती से मेरी आदत थ्रू आउट माई करियर नहीं रही, और शायद इसी वजह से मेरे साथ मुख्तलिफ मामलात भी रहे।
तो आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम में। सर ये मुझे बताइएगा, गरीब आदमी, मैं माफ़ी चाहता हूं अगर मेरे सवालात से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो, मैं दोबारा आपसे माफ़ी मांगता हूं और आगे बढ़ते हैं। सर जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूं कि जो मेट्रो ट्रेन का मंसूबा है यकीनन पाकिस्तान के लिए खुशहाली और आवाम की तरक्की का इसमें एलिमेंट को मद्देनज़र रखा गया होगा, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मेरी कमिलमी मुझे ये पूछने पर मजबूर करती है, वो एक गरीब आदमी जिसके पास बिजली का बिल जमा कराने के लिए पैसे ना हो, जिसके पास अपनी घर वालों का इलाज कराने के लिए पैसे ना हो, वो बेचारा इन मेट्रो ट्रेनों का क्या करेगा? इसमें तो दो राय नहीं कि इससे तिजारती सतह पर, ज़ाती सतह पर बहुत सारे मामलात तय पाएंगे, ज़रूर होंगे, बहुत सारे लोगों के यहाँ, बहुत सारे अवाम के घर में, उनके मुख्तलिफ जगहों पर खुशहाली ज़रूर आएगी। लेकिन सर अगर आप इसको लार्जर स्केल देखें तो भी तरक्की और खुशहाली के दरवाजे सिर्फ मेट्रो या फ्लाईओवर्स या इन सब चीज़ों से तो नहीं गुजरते, उसके लिए यकीनन कुछ और काम भी हो सकते हैं। अब आपने सवाल कर लिया, मेरा जवाब भी उसी तहम्मुल से सुनिए जिस तरह मैंने तहम्मुल से आपका सवाल सुना, मेरा जवाब भी वैसे सुनिएगा। पहली गुजारिश मेरी ये है कि आपने इलाज मुआलजे की बात की, मैं आपकी शायद नॉलेज में नहीं है तो मैं आपकी नॉलेज में मेरे भाई नूर साहब इजाफ़ा कर देता हूँ। आप माशाल्लाह काफ़ी वसीउल मुतालिया लगते हैं मुझे, लेकिन ज़्यादा आप कुछ फ़ाइनेंशियल मामलात को लगता है डील करते हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ में ये नवाज़ शरीफ गवर्नमेंट को एजाज़ जाता है जिन्होंने गरीबों के इलाज के लिए हेल्थ कार्ड इंश्योरेंस स्कीम शुरू की पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में, ठीक है, नंबर 1। और वो गरीबों के लिए की गई है, वो कोई अमीरों के लिए नहीं की गई, नंबर 1। दूसरी आपने बात फरमाई है मेट्रो की, तो भाई मेरे मेट्रो बस जो है ना वो गरीबों के लिए बनी है। आज भी आप इम्पार्शल सर्वे करें, मुझे लोग मिलते हैं और वो कहते हैं, और वाकया एक सुन लें छोटा सा, एक साहब थे उन्होंने मुझे फरमाया, उन्होंने कहा जी कि मैं अपना एक बच्चा मेरा ज़ेर तालीम है, मैं दूसरे अपने बच्चे का ट्रांसपोर्ट का किराया नहीं दे सकता था, स्कूल की फ़ीस नहीं दे सकता था, चूँकि मुझे अपने एक बच्चे के लिए करना पड़ता था। मेट्रो के आने से अब वो जो पैसे मेरे बचते हैं अपने बच्चे के लिए, उसके लिए मैं अब इस काबिल हो गया हूँ कि मेरा दूसरा बच्चा भी स्कूल जाने रहा है। तो भाई मेरे, आप ज़रा सही जिन गरीबों की बात कर रहे हैं ना, उन गरीबों के आप ज़रा करीब जाकर भी देखें कि ये मेट्रो बस कोई इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, किसी सरमायादार के लिए, किसी जागीरदार के लिए, या कोई ऐसे लोग जो जहाज़ों में सफ़र करते हैं उनके लिए नहीं बनी, ये गरीबों के लिए बनी। और रह गई बात कि आप देखिए जिस मुल्क में भी, अमेरिका से लेकर पूरा वेस्ट देख लें आप, हर उस मुल्क ने तरक्की जो की है, सबसे पहले उसकी बुनियादी जो चीज़ थी दैट वाज द इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो मोटरवेज़ का आइडिया आया, ये जो बड़ी बड़ी एक्सप्रेस वेज़ का आइडिया आया, ये यूरोप से आया, अमेरिका से आया। क्यों आया? आपको मालूम होगा कि अमेरिका में जो सबसे पहली एक्सप्रेस वे मोटरवे जिसको कहते हैं बनी थी, मैं वो उसकी जो मेन शारा है, अब वैसल उसकी बात नहीं कर रहा, पुरानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनको तब एहसास हो गया था कि हमें कल को यहाँ तरक्की के लिए और खुशहाली के लिए जब तक रास्ते सड़कें नहीं बनाएंगे, हम आप कैसे विलेजेस को और सिटीज़ को एक्सेस दे सकते हैं। तो भाईजान ये सारा जो सहरा है ये भी अल्हम्दुलिल्लाह नवाज़ शरीफ साहब के सर जाता है, जिन्होंने इस मुल्क में एक विज़न दिया, एक ट्रेंड दिया, मोटरवेज़ बनाई, एक्सप्रेसवेज़ बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है, सी पैक लाए हैं। और इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है कि जब ये तमाम इंशाअल्लाह ताला जो प्रोजेक्ट्स हैं जब कंप्लीशन पे पहुँचेंगे तो पाकिस्तान में रोज़गार के मौके पैदा होंगे, गुर्बत में कमी आएगी, लोगों के सेहत आमा के मसाइल हल होंगे, उसके लिए पैसा आएगा, एजुकेशन के लिए आएगा। काश के आज से पहले जो लोग, फिर आप कहेंगे मुझे, मैं माजी में चला जाता हूँ, कंपैरिजन करता हूँ, काश ये जो नवाज़ शरीफ का विजन है ये आज 70 साल इस मुल्क को बने हो गए हैं, काश किसी और को भी इसका ख्याल आया होता। राइट सर, अब कुछ पॉलिटिकल मामलात का भी अहाता कर लेते हैं सर। मरियम नवाज साहिबा दुख्तर अव्वल का एक ट्वीट सामने आया है। जिन चैलेंजेस का मुझे ज़रा बात मुकम्मल करने दें, जिन चैलेंजेस का आज हमें सामना है, जिस इस मुल्क को जिस हालत तक लोगों ने पहुँचाया है, काश पहले नवाज शरीफ का विजन इस मुल्क में आ गया होता तो आज जो इस मुल्क की हालत की गई है वो ना होती। जी अगला सवाल करें। राइट सर, दुख्तर अव्वल मरियम नवाज साहिबा का एक ट्वीट भी सामने आया सर, जिसमें वो फरमाती हैं कि एहतसाब के लिए नवाज शरीफ जैसा दिल होना चाहिए। उधर दूसरी तरफ नून लीगी कायदीन भी आए दिन JIT के सामने हसन और हुसैन नवाज़ की पेशियों पर एहसास तफाकुर का इजहार करते दिखाई देते हैं।
सर अगर एक शख्स पर चार्ज है और वो अपनी वजाहत के लिए किसी एक इदारे के सामने पेश हो रहा है, अपने आईनी उसको पूरा कर रहा है, जो ऑब्लिगेशन उसके ऊपर है, सर मुझे ये बताएंगे कि इस के ऊपर एहसास तफाखुर कैसा, ये तो काम है कि जो उनके ज़िम्मे वाजिब है, ये काम तो उन्होंने करना है। दूसरी बात ये कि इस एक काम पर उनको आपको किसने कह दिया, सॉरी सर, आपको किसने कह दिया कि हमें एहसास तकाफुर है? हम तो बड़े आजिज लोग हैं, हम तो आम शहरियों की तरह पेश मेरे भाई वहाँ होते हैं। हम एहसास तो तफाखुर सर चूंकि हम समझते हैं वज़रा के उन बयानात से जाहिर होता है जो आए दिन छपते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने यकीनन दिल बड़ा करके अपने साहबजादों को एहतसाब के लिए पेश किया। ये कौम का बच्चा बच्चा जानता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, हाँ, तो ये नवाज शरीफ साहब का ये बड़ापन है। जी, आप खुद देखें, उन्होंने हालांकि उनका खुद नाम नहीं है पनामा केस में, उन्होंने लेकिन अपने आप, मेरी बात मुकम्मल प्लीज होने दें, उन्होंने अपना, उनका नाम नहीं है पनामा केस में नवाज शरीफ साहब का, लेकिन उन्होंने सबसे पहले खुद अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया, लेटर लिखा सुप्रीम कोर्ट को कि आप बनाइए। हम तो बड़े आजिज लोग हैं और जब भी हमें बुलाया जाता है हम जाते हैं, हमें इंतज़ार कराया जाता है, घंटों इंतज़ार कराया जाता है, हम फिर भी सर खम करते हैं अदालतों के सामने। तो इसमें तो कोई एहसास तकाफुर वाली बात नहीं है मेरे भाई। हम तो अगर आपकी बात मुकम्मल हो गई हो तो आपकी बात से एक सवाल निकल रहा है। आपने बात की कि घंटों वज़ीर आज़म के साहबजादों को इंतज़ार कराया जाता है और उन्होंने बड़ी इज्जो इंकिसारी के साथ अदालतों का सामना भी किया है, नैब में GIT के सामने वो पेशियाँ भी भुगत रहे हैं। सर ये जो वेट कराया जाता है, इससे क्या ये समझ लिया जाए कि अब हुक्मरान जमात को, हुक्मरान जमात के कायदीन को और ख़ुद हमारे जो सियासतदान हैं उनको भी अदालतों में, अदालती फ़ैसलों में ये यानी नज़र आने लगा है कि अब एक आम आदमी, वो बेचारा जिसके ऊपर मामूली से केसेस हैं और जिसकी पेशियाँ जो सालों भुगत चलती रहती हैं और उसको कोई रिलीफ नहीं मिलता, उसके साथ क्या मामलात होते हैं। अब हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो कायदीन हैं, उनको उसका भी कुछ अंदाज़ा हुआ है कि एक आम आदमी को किस सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ता होगा? इसके लिए तो देखिए, ये तो अदलिया से मुतल्लिक है, ठीक है ना। जुडिशल जो है अदालतों में जिस तरह शहरियों को तकालीफ का अगर सामना है, तो ये आपका सवाल अदलिया से बनता है कि अदलिया में ज़रूर ज़ाहिर है बेहतरी की गुंजाइश है कि लोअर जो जुडिशल कोर्ट्स हैं वहाँ लोगों के साथ ज़ाहिर है। हम तो ये आपको कह रहे हैं कि हम तो आम शहरी के तौर पर जाते हैं, हमें अगर इंतज़ार भी कराया जाता है तो हम तो फिर भी एहतराम करते हैं। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं भाई कि हमारे साथ कोई खुसूसी बर्ताव ना किया जाए और हम इंसाफ चाहते हैं और इंसाफ होता नज़र आना चाहिए। हमारी तो भाई इतनी डिमांड है, 100 दफ़ा बुलाएं, हम 100 दफ़ा जाएंगे अदालतों के सामने। हम हमेशा सर तस्लीम खम किए अदालतों के फ़ैसलों के सामने। हम तो कोई जो हमारी रिजर्वेशन होती हैं वो हम बरमला उसका इजहार करते हैं, उसका इजहार करेंगे भी, क्योंकि इंसाफ जो है वो होता नजर आना चाहिए। राइट सर, अनफॉर्चुनेटली यहाँ वक्त हुआ, मुख्तसर से वक्फे के बाद फिर कुछ मजीद सवाल आपसे पूछूंगा। वेलकम बैक नाजरीन, बदस्तूर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब। डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट मेरे सामने पड़ा है। फरमाते हैं हुसैन नवाज भी वालिद की तरह एम्पायरों के बगैर नहीं खेल सकते, कोई हैरत नहीं कि वो GIT के सामने पेश नहीं होना चाहते। एक तो इस सवाल का जवाब दे दीजिएगा। दूसरे, मरियम नवाज साहिबा के पास कोई पब्लिक यानी उनके पास कोई ओहदा नहीं है, कोई ऐसा ओहदा उनके पास मौजूद नहीं है, उसके बावजूद भी एक तबका समझता है कि उनकी तरफ की जाने वाली जो चांदमारी है वो अनजस्ट भी है और उसका कोई लॉजिक कुछ समझ में नहीं आती। क्यों उनसे इतनी खाइफ है? पहली गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब जौन से हैं ना, उनके बारे में मैं क्या कहूँ, वो तो बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। एक एम्पायर का जौन सा एक है ना, ही इज़ ऑब्सेस्ड विद दिस वर्ड, चूँकि असल में वो कहते थे ना थर्ड एम्पायर, उनके दिमाग में वो थर्ड एम्पायर घुसा हुआ है जो कहते थे कि थर्ड एम्पायर उंगली खड़ी करने वाला है। लेकिन अल्लाह ताला की शान देखें, अल्लाह की ज़ात बड़ी है कि वो थर्ड एम्पायर जिसकी इमरान खान साहब उंगली खड़ी करने की बात करते थे, वो थर्ड एम्पायर उंगली क्या खड़ी कर दी थी, वो इमरान खान से हाथ कर गया
वो अभी तक उस सदमे से बाहर निकल नहीं सके हैं। तो इस तरह की वो गुफ्तगू करते हैं जिसका कोई ना मकसद है, और एक वैसे ही वो यू टर्न खान के तौर पे मशहूर हैं। सुबह कुछ बात करते हैं, दोपहर को कुछ करते हैं, शाम में कुछ करते हैं, रात को कुछ करते हैं, उठते कहीं हैं, बैठते कहीं हैं, सोते कहीं हैं, उठते कहीं हैं। छोड़ें उनकी बात। एक उन्होंने ही हैज़ बिन टोटली एक्सपोज हिमसेल्फ, ही हैज़ नो केस। और उनकी भी जो क्रिटिसिज्म होती है वो रेपिटिशन होती है, कोई उनके पास सबूत नहीं होता, कोई उनके पास दलील नहीं होती है, कोई उनके पास उसमें कोई मैटर नहीं होता है। बस वो एक आदतन उनको एक आदत है, चूँकि ज़ाहिर है जू वक्त गुजर रहा है, जू नवाज़ शरीफ साहब के हमारे प्रोजेक्ट्स जौन से हैं वो सरफेस पे आ रहे हैं, कुछ पाइपलाइन में आ जाएंगे, तो इमरान खान साहब का जो मुस्तकबिल है वो तारीख से तारीख होता तर जा रहा है। और उनको नज़र आ रहा है कि ख़ुद उनको मालूम है कि अगले साल 2018 में इंशाल्लाह ताला उनको पार्टी में अपनी टिकट देने के लिए लोग भी नहीं मिलेंगे। सर, राना सनाउल्लाह साहब का भी एक बयान है। दूसरी आपका सवाल था, एक सेकंड, दूसरा आपका सवाल था मरियम बीबी के हवाले से। देखिए, मरियम बीबी जो हैं वो PMLN को असिस्ट करती हैं, जाहिर है, और उसमें उनका एक रोल है और उनसे वो असिस्ट करती हैं। तो इसमें क्या बुराई है मुझे बताइए? क्या अगर कोई अपने, क्या आप हम लोग जौन से हैं असिस्ट नहीं करते अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में? अगर हम में कोई कैपेबिलिटी है, हम में अल्लाह ताला ने कोई काबिलियत दी है, तो हम क्यों ना असिस्ट करें जी? अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अब दरअसल इन लोगों को नज़र आ रहा है कि अगला इलेक्शन भी ये मुस्लिम लीग नून का है, अल्लाह ताला के फजलो करम से इंशाअल्लाह ताला, और उसमें ज़ाहिर है मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा का भी एक अहम किरदार होगा। तो ये ख़ाइफ़ हैं उनसे, घबराते हैं उनसे। लेकिन वो, मैं इनके लिए यही कहना चाहता हूँ कि यार एक नहत्ती लड़की से घबराते हो यार, तुम कैसे मर्द हो कि तुम एक नहत्ती लड़की से घबराते हो? आप खुद कहते हैं जिसके पास कोई ओहदा नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है, तुम एक नहत्ती लड़की से घबरा गए हो? किस किस्म के मर्द हो आप? राना सनाउल्लाह का क्या कह रहे थे आप? सर, अपने एक बयान में आज जो फरमाते हैं सुप्रीम कोर्ट की इज्जत है, बाकी इदारों की भी इज्जत है। नवाज शरीफ साहब ने इदारों की इज्जत के लिए अपने कारकुन को सज़ा दी और उसका सियासी कत्लेआम कर दिया। एतजाज़ अहसन साहब ने मगर एक पेशनगोई की थी कुछ दिनों पहले। वो फरमा रहे थे कि इस एक बयान के बदले जो निहाल हाशमी साहब ने दिया, इस एक तनाज़े के बदले जो उन्होंने मोल लिया, उनको अगले 2 सालों में गवर्नर सिंध बनाया जाने वाला है। इस पेशनगोई पर आप क्या तबसरा फरमाएंगे? देखें जी, मैं ये कहता हूँ कि तमाम इदारे जो हैं, पाकिस्तान इस वक्त, नूर साहब मेरे भाई, जिस मसाइल से और चैलेंजेस से गुज़र रहे हैं, सरहदों की सूरत हाल देख लें, और अंदरून खाना भी हमें चैलेंजेस हैं, बैरून भी हमें आउटसाइड चैलेंजेस भी हैं। इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि हम तमाम लोग मुत्तहिद होकर कम से कम पाकिस्तान का सोचें, जैसे नवाज़ शरीफ सोच रहा है पाकिस्तान का, और अपनी ज़ाती जो हमारी, अगर किसी को मेरी शक्ल या चेहरा नहीं पसंद है तो वक्ती तौर पर भूल जाए, लेकिन हमारा सब का किबला और काबा जो है वो पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान है तो हम सब हैं। तो इदारों को भी मैं समझता हूँ कि तमाम इदारों को अपने डोमेन में रहना चाहिए, तमाम इदारों को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। दूसरी रह गई जहाँ तक बात आपने एतजाज़ हसन साहब की कही है, अब एतजाज़ हसन साहब की बात पर तो मैं क्या कमेंट करूँ। एतजाज़ हसन साहब उम्र के इस हिस्से में हैं कि वो कभी कभी ऐसी बातें कर जाते हैं, मेरा ख्याल जो उनको खुद भी समझ नहीं आती कि वो उन्होंने क्या कहा और क्या नहीं कहा। बहरहाल मैं इस पर इससे ज़्यादा उनके बारे में कमेंट नहीं करना चाहता। मैं समझता था कि वो एक सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, लेकिन लगता है ही इज़ ऑल्सो अ विक्टिम ऑफ नवाज़ शरीफ ऑब्सेशन। उनको भी नवाज़ शरीफ फोबिया हो चुका है, और वो अपनी अच्छी भली, उनकी एक ज़माने में अच्छी भली उनकी एक पॉलिटिकल वर्कर क्रेडिबिलिटी हुआ करती थी। आई डोंट नो व्हाई ही इज़ स्पॉइलिंग हिज पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी। सर, ये फरमाइएगा, इस्लामी तारीख गवाह है कि एक दौर में सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में जब कहत पड़ा तो लोगों ने वाज़े तौर पर देखा, इस्लामी तारीख़, इस्लामी कुतुब ये बात बताती हैं कि सुर्ख व सफ़ेद उमर हड्डियों का ढांचा बन के रह गए। आपके ख़्याल में असर हाजिर में इस वक्त पाकिस्तान में ऐसा कौन सा लीडर है कि जो आवाम के दर्द में बुरी तरह गिरफ़्तार है
जिसके दिल में आवाम का दर्द है, जो आवाम के दर्द की दवा करने के लिए, उनकी मसीहाई करने के लिए मौजूद है, और उससे भी बढ़कर जो खुद आवाम जैसा है। हज़रत उमर तो बहुत बड़ी शख्सियत थे, हम तो उनसे अपना मुकाबला भी नहीं कर सकते, और आपको तो उनकी मिसाल भी नहीं देनी चाहिए। बहरहाल, लेकिन ठीक है, आपने बात की है। मेरा ख़्याल है नूर साहब, इस चीज़ का फ़ैसला आपको और मुझे और हम सबको 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। 2018 का इलेक्शन आने दें और ये फ़ैसला अवाम पे छोड़ दें कि कौन क्या है और किसकी क्या कारकर्दगी है, किसने अवाम के लिए खिदमत की, अवाम की पाकिस्तान के लिए तरक्की की, अवाम के लिए सहूलतें मुहैया की, और किन लोगों ने अवाम के लिए मसाइल पैदा किए, पाकिस्तान की तरक्की में रुकावटें डालीं। मेरा ख़्याल है इस सवाल का फ़ैसला, इस सवाल का जवाब आज आपको अपने प्रोग्राम में नहीं लेना चाहिए। इस सवाल का जवाब के लिए आपको 2018 का इलेक्शन का इंतज़ार करना चाहिए और अवाम पे छोड़ देना चाहिए कि वो फिर कारकर्दगी की बुनियाद पर जिसको वोट देंगे वो इस बात का सबूत होगा कि उस शख्स ने, ये जिसने भी कौम की खिदमत की है, पाकिस्तान की खिदमत की है। मेरा ख्याल हमें 2018 का इंतज़ार करना होगा। सर, प्रोग्राम का आखिरी सवाल आपकी नज़र है। सरताज अजीज़ साहब मुशीर ख़ारजा फरमाते हैं कि भारतीय और अफ़गान एजेंसियाँ दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। नंगरहार में 15 भारतीयों की हलाकत मुदाखलत का बैन सबूत है। सर, अफ़गानिस्तान या इंडिया, अफ़गानिस्तान को तो साइड पे करें, इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया हमारे यहाँ मुदाखलत कर रहा है, दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करवाता है, ये एक ओपन सीक्रेट है, पूरी दुनिया ये बात जानती है। मुशीर ख़ारजा को शायद ये बात ना भी कहते तो भी सब लोगों को पता है। उसके बावजूद भी एक आम राय ये है, अपोजिशन की नहीं, मैं आवाम की बात कर रहा हूँ, एक आम राय ये है कि हमारी मौजूदा हुकूमत का जो नर्म और लचकदार रवैया है टुवर्ड्स इंडिया, वो थोड़ा अनजस्ट है, उसमें थोड़ी तब्दीली की ज़रूरत है। जैसे मिसाल के तौर पे कुछ अरसे पहले सज्जन जिंदाल का, मोदी का राइट हैंड, उसका यहाँ मौजूद होना, उसके बाद फिर हमारे यहाँ से वफूद का वहाँ जाना, वहाँ से यहाँ आना, डिप्लोमेटिक रिलेशंस दुनिया भर से होते हैं, लेकिन फिर भी रवैये में लचक तो है। मुख्तसर जवाब इनायत अगर करें तो क्या कहेंगे? मैं इस पे आपको ज़रा थोड़ा माजी में ले जाना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना मनाएं। सर, मेरे पास सिर्फ 1.5 मिनट है। जब इंडिया ने धमाके किए थे तो कौन शख्स था जिसने इंडिया के धमाकों के मुकाबले में पाकिस्तान के एटमी धमाके करके पाकिस्तान को बाज़ाब्ता एटमी कुव्वत बनाया? मैं आपकी याद दहानी के लिए अर्ज़ कर दूं, उसका नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ। हर तरह का उसको तरगीब और लालच दिया गया। बाकी जहाँ तक बात ये रह गई, देखिए हर दौर में लोग आते हैं, मुख्तलिफ ममालिक से लोगों के होते हैं, उनके ताल्लुकात होते हैं, लोग मिलते हैं। ऐसी क्या कोई इसमें क़यामत आ गई है? अब वो कहें कि जी फ़लाँ से क्यों मिले, फ़लाँ से क्यों मिले? क्या यही नवाज शरीफ नहीं था जिसने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया था 1998 में एटमी धमाके करके? तो ये एक प्रोपेगेंडा, एक लॉबियाँ मखसूस प्रोपेगेंडा चलाती हैं। हाँ, नवाज शरीफ साहब ये ज़रूर चाहते हैं कि इस खित्ते में वर्किंग रिलेशनशिप होने चाहिए हमारे हर नेबर्स के साथ, और ताकि इस खित्ते में जो हम आपस में जंगें करते हैं तो इतना वो पैसा भी ज़ाया होता है, सब कुछ होता है, तो कोई ऐसा हमारे मसाइल, जो कश्मीर एक बुनियादी मसला है, वो भी उनकी ख्वाहिश है कि मसला कश्मीर हल हो, जिसके लिए नवाज शरीफ साहब ने इस मसला कश्मीर को दोबारा ज़िंदा किया है, ताकि तमाम मसले 1 बाय 1 नवाज शरीफ साहब हल करना चाहते हैं, ताकि इस रीजन की जो तमाम जो एफ़र्ट्स हैं वो एक पीस की तरफ जाएं। पीस होगा, तरक्की होगी, खुशहाली होगी, आवाम का मयार ज़िंदगी मेरे भाई बुलंद होगा। लेट्स होप फॉर इट सर। थैंक यू सो वेरी मच अगेन फॉर योर प्रेशियस टाइम। बहुत शुक्रिया कि आपने तमाम तर तल्ख़-व-शीरीं सवालों का बड़ा इस्तेक़ामत सामना किया। नाजरीन, ये थे डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।